Hello and welcome back. Guys, today we're gonna discuss about Edmund Spencer's life. Fine. जो एडमंड स्पेंसर हैं वो एलिजाबेथन एज के बहुत मशहूर पोइट रहे हैं. ये पैदा हुए थे 1553 में एंड 13 ऑफ जैन 1599 को इनकी डेथ हुई थी. कहीं कहीं पे आपको दिखेगा 1552 भी, तो कंफ्यूज मत होना. तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा ऑथेंटिक डेट है वो 1553 है. फाइन. तो चार्ल्स लैम्ब ने इनको कहा है ही इज़ अ पोइट्स पोइट. ठीक है, क्योंकि इनकी काफ़ी शोहरत है लिटरेचर के अंदर, खासकर एलिजाबेथन एज में. तो ये पैदा कहाँ पर हुए हैं? बॉर्न इन लंदन. ठीक है, लंदन में पैदा हुए हैं. और इनकी जो डेथ हुई थी, जो इनका बरेल होता है वो कहाँ पे? वेस्ट मिनिस्टर एबे में. वेस्ट मिनिस्टर एक सिटी है लंदन में, तो एबे मीन्स वहाँ पर जो बरियल साइट है, तो वहाँ पर इनकी जो फाइनल जो भी रेस्टिंग प्लेस है. फाइन. तो इन जो ये कॉलेज की शुरुआत करते अपने करियर की, वो पेम्ब्रोक कॉलेज में जाते हैं, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करते हैं. ठीक है. तो इसके फ़ौरन बाद ही 1578 में ये काम करते हैं, जॉब करते हैं एज ए सेक्रेटरी टू जॉन यंग. ठीक है. और ये जॉन यंग कौन था? बिशप ऑफ राइचेस्टर. फाइन. सो एडमंड स्पेंसर 1579 में क्या होता है, ये फिलिप सिडनी कि एक काफ़ी दूसरे बहुत बड़े मशहूर पोइट है फिलिप सिडनी. ठीक है, उनसे और एडवर्ड डायर से मिलते हैं. ठीक है. जब ये इनसे मिलते हैं तो ये फर्दर मतलब इनसे इंस्पायर होते हैं. फाइन. तो सेम ईयर ये क्या करते हैं, अपना जो एक बहुत मशहूर वर्क शेफर्ड्स कैलेंडर लिखते हैं. शेफर्ड्स कैलेंडर ये एक बहुत ही अच्छा वर्क है इनका, बहुत ही अच्छा एक पैस्टोरल है इनका. पैस्टोरल वर्क, पैस्टोरल मीन्स जो कंट्री साइड के बारे में बताता होगा, यानी कि जो भी विलेज लाइफ है, कंट्री साइड है, नेचर के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता होगा. काफ़ी मशहूर वर्क है. फाइन. देन 1579 में ये शादी कर लेते हैं. ठीक है. जो इनकी पत्नी है उनका नाम क्या होता है? मैशबियस चाइल्ड है. इनसे शादी कर लेते हैं. तो 1580 में ये यहाँ से आयरलैंड चले जाते हैं. गाइज, एक्चुअली में जो एडमंड स्पेंसर है जो बेसिकली आयरलैंड के ही थे, लेकिन लंदन में पले बड़े. तो 1580 में आयरलैंड वापस चले जाते हैं. ठीक है. तो फिर क्या होता है कि 1580 और 1590 के बीच में, यानी कि जो एक 10 साल के गैप होता है, ये क्या करते हैं, इस गैप में क्या करते हैं गाइज, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इंट्रोड्यूस होते हैं जो एलिजाबेथ जो क्वीन है उनके साथ इंट्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. तो इनका वर्क देखकर ये काफ़ी इंस्पायर हो जाती हैं क्वीन एलिजाबेथ. तो वो क्या करती हैं, वो बताती हैं गाइज अपने इसको जो ट्रेजर है इनके, इसको बताते हैं कि आप ऐसा करो, आप 100 पाउंड इनको ट्रेजरी में से फिक्स कर दो मंथली. लेकिन जो ट्रेजर हैं वो बताते हैं कि नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, कि एक हम कैसे दें इनको इतना सारा अमाउंट. देन जो एलिजाबेथ हैं वो बताते हैं, ट्रेजर को बोलते हैं, अगर आप इनको क्या कर सकते हैं, सैलरी नहीं दोगे, यानी कि 100 पाउंड आप इनको मंथली पैसे नहीं दोगे अगर, तो इनको रीज़न दे दो. एक रीज़न तो बता दीजिए इनको कि क्यों नहीं इनको मिलेंगे. इनका काम अगर इतना अच्छा, इनका एक वर्क अच्छा है, तो इसका एक रीज़न आप बता दो कि इनको ये क्यों नहीं मिलेंगे. तो काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कुछ समय गुजर गया, इनको ये नहीं मिला. तो ये लिखते हैं, एडमंड स्पेंसर एक लिखते हैं. ठीक है, राइम एंड रीज़न. ये इस लाइन के नाम से मशहूर है, राइम एंड रीज़न. जो थॉमस फुलर हैं वो अपने एक वर्क में वर्दीज ऑफ इंग्लैंड वो लिखते हैं वर्क, उसमें मेंशन करते हैं ये राइम एंड रीज़न की जो 4 लाइन्स जो मेंशन करते हैं, जो एडमंड स्पेंसर ने लिखी है. आई वॉज प्रोमिस्ड ऑन अ टाइम टू हैव अ रीज़न फॉर माई राइम. From that time unto this season, I received nor rhyme nor reason. तो क्या बोल रहा है, क्या कि मुझे प्रॉमिस किया गया था. क्या प्रॉमिस किया गया था? एक वक्त मुझे प्रॉमिस किया गया था कि मेरे राइम का रीज़न बताया जाएगा, कि इसमें क्या ऐसा कि मुझे 100 पाउंड नहीं मिलने चाहिए. अब कह रहे हैं कि उस सीज़न से इस सीज़न तक क्या हो गया कि ना ही मुझे राइम मिला, तो ना ही मुझे रीज़न मिला. ठीक है. तो ये है एक्चुअली जो एडमंड स्पेंसर हैं. तो इनकी पोइट्री के अंदर, इनके वर्क के अंदर इतनी अट्रैक्टिवनेस थी. तो फिर क्या हुआ उसके बाद, जब ये चीज़ दोबारा देखी एलिजाबेथ ने, जब इसको देखा, तो दोबारा फिर उसने अपने वो फिक्स कर दिया, 100 पाउंड फिक्स कर दिया. उसके बाद इनको कंटिन्यूसली मंथ में मिलने लगे. देन 1590 में वो अपना एक दूसरा बहुत बड़ा मशहूर जो वर्क है, जिसकी वजह से एडमंड स्पेंसर को जाना जाता है, फेरी क्वींस लगते हैं. ठीक है. फेरी क्वींस की गाइज एक्चुअली 6 बुक्स हैं. तो ये 1590 में 1 2 3 बुक्स लिखते हैं. ठीक है. 1590 में पब्लिश कराते हैं, 3 बुक्स पब्लिश कराते हैं.
एंड देन उसके बाद 1596 में बाकी की 3 लिखते हैं, ठीक है। 1596 में बाकी 4 to 6 बुक्स को क्या करते हैं, वो पब्लिश करवाते हैं। 1591 में एक और इम्पॉर्टेंट वर्क उनका आता है कंप्लेंट्स, ठीक है गाइज। ये एक्चुअली वॉल्यूम्स ऑफ 9 पोएम्स बनाई थी इसने, इसकी एक वॉल्यूम बनाई कंप्लेंट्स करके, ये पब्लिश कराया था। और सेम ईयर में उसने एक एलिजी लिखी थी। एलिजी आप समझते हैं, एलिजी होता है कि जब कोई मर जाता है या फिर कोई दुख में होता है, ठीक है ना, जिसमें कोई रोना धोना हो, जिसमें कोई सैडनेस हो, सारी, उसको हम एलिजी बोलते हैं। लेडी हार्वर्ड की डेथ हो गई है, उसके लिए उसने एक एलिजी लिखी जिसका नाम क्या था, उसका टाइटल क्या था, डेफेनाइडा, ठीक है। ये एलिजी उसने 1591 में लिखी, सॉरी। देन 1594 में वो क्या करता है कि जो उनकी जो पत्नी है मशबियस है, उनकी डेथ हो जाती है, फाइन। और फिर वो शादी किससे कर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद वो शादी कर लेते हैं एलिजाबेथ बॉयल से। क्या जो एलिजाबेथ बॉयल है, एडमंड स्पेंसर इनसे बहुत प्यार करते थे। तो इन्हीं के लिए इन्होंने क्या किया, 1595 में क्या लिखा, एमोरिटी लिखा। एमोरिटी एक सीक्वेंस था 89 सॉनेट्स का गाइज, ठीक है। वो किसे, फॉर द लव ऑफ द एलिजाबेथ बॉयल। तो इसके लिए उसने क्या किया, ये डेडिकेट किया था, उसके लिए एक्चुअली ये लिखा था। तो सेम 1995 में क्या होता है, कॉलिन क्लाउड्स कम्स होम अगेन, ये लिखते हैं, ये वर्क इनका आ जाता है, ठीक है। देन एपिथेलियम आ जाता है, ठीक है गाइज। एपिथेलियम क्या करते हैं, ये एक्चुअली 24 स्टैंजाज होते हैं, वो अपनी यानी कि उस पत्नी के लिए लिखते हैं अमृता की, जो है शादी से पहले जो 24 आवर्स होते हैं, तो हर एक आवर के लिए एक स्टैंजा डेडिकेट किया होता है एक्चुअली, तो उसके लिए लिखते हैं कि एक वेडिंग के लिए होता है, फाइन। देन प्रोथैलेमियम लिखते हैं। प्रोथैलेमियन भी गाइज क्या आता है, एक वेडिंग सॉन्ग होता है, ठीक है। उसने किसके लिए लिखा था, ये ट्विन डॉटर्स थी किसकी, सॉमरसेट की, लेडी कैथरीन एंड लेडी एलिजाबेथ। तो इनके लिए उसने क्या किया था, ये प्रोथैलेमियन लिखा था। ये भी काफ़ी मशहूर वर्क था इनका, ठीक है। तो गाइज आपको पता है कि एक इसके बाद एक इनसे जुड़ी एक कहानी है, आई मीन कहानी क्या है कि इनसे जुड़ा एक किस्सा है। वो क्या है कि ये आयरलैंड में थे, ये वहाँ से क्या करते थे, वहाँ से इंफॉर्मेशन लीक करते थे और किसको देते थे, क्वीन एलिजाबेथ को। क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ गाइज आपको पता है कि वो जो क्वीन थी वो काफ़ी मशहूर क्वीन थी, और उसने काफ़ी डेवलपमेंट करी है एलिजाबेथन एज में। इंग्लैंड को उसने बहुत ही मजबूत बनाया। तो आयरलैंड के अंदर क्या होता था कि वहाँ पर जो इंग्लिश रूल था वहाँ पर, तो आयरिश लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पर ऐसा रूल हो। तो उसके लिए वहाँ पर एक्चुअली सिचुएशन क्या है, ये लीक इन्फॉर्मेशन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, इसने एक पैम्पलेट लिखा, ठीक है, एडमंड स्पेंसर ने। उसका टाइटल क्या, अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, या अ विजन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंग्लैंड, एक पैम्पलेट लिखा। गाइज आपको याद रहे कि एडमंड स्पेंसर ने लाइफ में एक ही प्रोज लिखा अपने करियर में, वो क्या है, वो था अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंग्लैंड, ये लिखा। तो ओनली प्रोज रिटन बाय स्पेंसर। तो इसने क्या किया, जब ये लिखा, इस लेटर को भेजा, ठीक है। लेकिन ये लेटर इसका लीक हो जाता है, ये लेटर इसका पकड़ा जाता है, फाइन। तो जब ये लेटर इसका पकड़ा जाता है, तो आयरिश लोग क्या हो जाते हैं, इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, एडमंड स्पेंसर के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये इसको वहाँ से भगाते हैं, क्योंकि यहाँ एक वार चल रही थी 1593 से लेकर 1603 तक ये वार चली, ठीक है। 9 ईयर्स वार जिसे कहा जाता है, या फिर टायरोन्स रेबेलियन। इनका जो हेड था वो क्या था, हागोनेल था, ठीक है। ये इंग्लिश रूल जो चल रहा था आयरलैंड में, इनके खिलाफ था ये, तो इनका ये चल रहा था। तो ये यहाँ से इनको क्या कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। तो हुआ क्या, जब वहाँ से पता चला तो ये वहाँ से भागे। फिर 1598 में ही क्या हुआ था, जो इनका पैलेस था कहाँ पे, ठीक है, किल कॉलम में जो पैलेस था इनका, उसको मतलब आग लगा दी, उनको जला दिया, टायरोन्स रेबेलियन ने इनको जला दिया, और वहाँ से भागे वो इंग्लैंड चले आए, ठीक है। लेकिन गैस इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में भी एलिजाबेथ क्वीन ने इनका वेलकम नहीं किया, क्योंकि आयरिश लोगों ने उनको बताया कि आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए, ठीक है, हम अपनी जंग को रोकेंगे, या कुछ ऐसा बताया था। तो क्वीन एलिजाबेथ क्या थी, अब जाहिर सी बात है वो काफ़ी शातिर क्वीन थी, तो उसने इसको स्पेंसर को ओपनली सपोर्ट नहीं करा। तो एडमंड स्पेंसर को फिर वहाँ से भी छुपना पड़ा, और यहाँ से भी छुप के रहना पड़ा। तो फाइनली जब इनकी डेथ हो जाती है गाइज, इनकी जब डेथ हो जाती है, एडमंड स्पेंसर की डेथ हो जाती है, तो बेन जॉनसन लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, ड्यू टू द वांट ऑफ ब्रेड, यानी कि खाने की वजह से, भूख की वजह से एडमंड स्पेंसर की डेथ हो जाती है, उनको खाना तक नसीब नहीं होता, इतना मशहूर पॉइंट।
जिसने ऐसा किया, जिसने अपने लाइफ का करियर बनाया, जो इतने लिटरेचर को इतना ऊपर तक लाया, तो उसकी डेथ हो जाती है किसकी वजह से? खाने की वजह से। क्योंकि उसको इधर से सपोर्ट नहीं मिला, वहाँ से भी भागना पड़ा और यहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से उन्हें छुपना पड़ा। तो एक टाइम क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई कि उनके पास कोई प्रॉपर खाना भी नहीं था, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो फाइनली उनको फिर वेस्टमिंस्टर अबे में उनको दफना दिया जाता है। ठीक है। तो ये थी गाइज लाइफ हिस्ट्री, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर दिया, सारे वर्क्स को उनको कवर कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा मैंने इसका क्या किया है, आपको ये भी थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है, यानी कि किस वर्क के अंदर क्या है। ठीक है गाइज।